नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारी जो लूसेंट सीरीज हम कवर कर रहे हैं उसकी ये चौथी क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लासें करा चुके हैं और हमने पिछली बार ये जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्या थी। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि यह नगरीय सभ्यता थी, उसके 5 प्रमुख नगर पड़े थे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। तो उसके बारे में, वो नगरीय सभ्यता के बारे में हमने जाना था। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आज हम की क्लास में वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार से थे और वैदिक काल में कौन सा आधार था जीवन का। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अध्याय है हमारा 4। ये हमारी क्लास भी चौथी क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लासें करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए। देखिए, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल और एक है ये इसका समय काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका क्या है, समय है, टाइम पीरियड है। तो ये वैदिक काल का है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका क्या है, समय है। ठीक है, अब आगे देखिए। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलन ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? जो आर्य थे वो मध्य एशिया में बसे थे। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम जो अब अपना पंजाब प्रांत है और अफगानिस्तान में इसमें क्या हुए थे, बसे हुए थे। और आर्यों का जो मूल निवास है वो क्या है, मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और आर्यों के द्वारा ही जो सभ्यता का निर्माण किया गया वो कौन सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। तो जो आर्य लोग थे वो कहाँ पर बसे हुए थे, जो अपना पंजाब प्रांत है और अफगानिस्तान साइड ये लोग बसे हुए थे। जो मैक्स मूलन नाम का इतिहासकार है, इसने इनको आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना। और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। और यदि आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो वो थी नगरीय सभ्यता। उसमें नगरों का वर्णन मिलता है कि किस तरीके से। लेकिन जो अपनी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य संस्कृत में ही अपनी बोलचाल करते थे। आर्यों के प्रशासनिक नगर की इकाई क्रमशः इन 5 भागों में बटी हुई थी। तो आर्य की जो प्रशासन मतलब कार्य जो शासन की इकाई थी 5 भागों में बटा हुआ था। जैसे कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन और जन से बनता है राष्ट्र। तो जिस तरीके से अपना जो समाज है आज के समय में एक मोहल्ला, मोहल्ला से बना गांव, गांव से बना क्या शहर, शहर से बना अपना जिला, जिला से बना देश। तो इस तरीके ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आर्यों के समय में जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक इकाई को इन 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले आता था कुल, कुलों से सभी कुलों को मिलाकर बनता था ग्राम, और ग्रामों को मिलाकर बनता था विश्व, और बहुत सारे विश्वों को मिलाकर के बनता था जन, और सभी जनों को मिलाकर बनता था राष्ट्र। ठीक है, तो ये था। जैसे अभी हम यदि देश कैसे बनता है, देश तो ग्रामों को मिलाकर बना, जैसे कोई एक तहसील, तहसील से मिलाकर बना जिला, और जिलों को मिलाकर बना एक देश। तो ऐसे ही आर्यों के समय में था कुल, ग्राम, विश्व, जन, और जनों से मिलकर बना सब राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहते थे। ये मुख्य याद रखना कि जो वैदिक सभ्यता में ग्राम के जो मुखिया थे उसको ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन का शासक क्या कहलाता था, राजन कहलाता था। क्या कहलाता था, राजन। ठीक है, अब देखिए, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं
सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, केवल इतना याद रखना, राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी इनके क्या मुख्य प्रमुख होते थे। अब आगे देखिए क्या हुए। सूत रत्कार कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। ठीक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरप दुर्गपति स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पुरप किसके? दुर्गपति की एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। अब देखना, हाँ ए वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। मतलब जो गाय की जो भूमि का अधिकारी होता था उसको हम क्या कहते थे? वाजपति। वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था? वाजपति। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। जो अपराध करते थे, कोई भी चोरी डकैती लूटमार, तो उसको पकड़ने का कार्य किसका था? उग्र का। उग्र इन लोगों को क्या करता था? पकड़ता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब कोई भी तरीके के न्याय अधिकारी ऐसा इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। तो दो समितियां थी, सभा और समिति। ये क्या काम करती थी? ये राजा को सलाह वगैरह देती थी राजकाज के कार्यों के लिए। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है कि जो सभा थी वो श्रेष्ठ एवं सभ्य लोगों की संस्था थी। सभा में बड़े बड़े सभ्य लोगों को शामिल किया गया था, जबकि समिति में जो सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे उनको शामिल किया गया था। और यह संस्थाएं किस लिए थी? राजा को सलाह देने के लिए। और इनके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। क्या कहते थे? ईशान। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, उस समय वैदिक सभ्यता के समय युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। जब युद्ध वगैरह होते थे तो उनका नेतृत्व कौन करता था? कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है, युद्ध के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गविष्ठ। गविष्ठ का अर्थ होता है गायों की खोज। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। यह युद्ध पारसूणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुए। तो इतना ज़रूरी नहीं है, अभी इसमें नज़र मान लीजिए एक बार। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महाप्राणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक काल समाज में 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। किस पर? कर्म पर आधारित था। मतलब जो जिस तरीके का व्यवसाय करता था वो उसी तरह। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, जबकि शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये बात इसमें कही गई है। जो ऋग्वैदिक काल का 10वां मंडल है, इसमें चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो परम मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से व शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। आगे क्या बोलते हैं? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। मतलब आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। मतलब समाज में पिता ही सर्वोपरि होता था। परिवार में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप
कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप। परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? कुलप। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। अब आप लोग पूछेंगे अच्छा सर ऐसा समाज था। अब इमेजिन करते जाइए कि उस समय कैसा समाज रहा होगा, उसकी आप यदि अपने अंदर छवि बनाते जाओगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। अब देखिए इस काल में और क्या होता था, जो अपने वैदिक सभ्यता है, बड़ी प्राचीन सभ्यता है, स्त्रियां इस काल में अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो सोचिए उस समय स्त्रियों की स्थिति कितनी अच्छी थी कि स्त्रियां उस समय जो यज्ञ के जो कार्य होते थे उसमें क्या करती थी? पुरुषों के साथ भाग लेती थी। उस समय देखिए बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अपने तो वैदिक सभ्यता के समय बाल विवाह और जैसे पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी। ये इनका प्रचलन बहुत समय के बाद आया ऐसी प्रथाओं का। लेकिन जब वैदिक सभ्यता होती थी उस समय ना तो बाल विवाह जैसी प्रथा थी और ना ही पर्दा प्रथा मतलब घूंघट वगैरह की क्या थी? प्रथा होती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मतलब देवर से विवाह कर सकती थी। मतलब जो यदि कोई स्त्री है और उसका यदि पति मर जाता था तो वो स्त्री उस पति के जो छोटे भाई है उससे क्या कर सकती थी? शादी कर सकती थी। उस समय ऐसी मान्यताएं क्या थी? प्रचलित थी, ऐसी रीतियां प्रचलित थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी तो उस समय क्या करती थी? स्त्रियों भी क्या शिक्षा ग्रहण करती थी? ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। चुनौती दी थी। तो ये इन स्त्रियों का वर्णन किया गया है जो क्या शिक्षा ग्रहण करनी थी। ऋग्वेद में लोभ मुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, विश्वास जैसी विदुषियाँ मतलब जो महान जो महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी थी उनका वर्णन मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू माफ कीजिए क्या कहते थे? अमाजू। तो वो स्त्रियां जो जीवन भर क्या रहती थी? कुंवारी रहती थी या विवाह नहीं करती थी तो उन्हें हम कहते थे अमाजू। उस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था? मतलब जैसे आज के समय में पेय पदार्थ क्या है? कोको कोला, पेप्सी, ये पेय पदार्थों की श्रेणी में। लेकिन उस समय पेय पदार्थ क्या होता था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। लेकिन आज के समय में हमने कोको कोला, पेप्सी का इनका स्थान दे दिया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यदि आप जैसे आम रस हो गया, गन्ने का रस हो गया, इनका सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। और आपको इन कोको कोला, पेप्सी वगैरह से क्या परहेज करना चाहिए क्योंकि ये इनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारे लिए डायबिटीज़ और अन्य खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती हैं। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अपने जो वैदिक सभ्यता है उसमें मुख्य पदार्थ था सोमरस जो कैसे बनता था? वनस्पतियों से बनाया जाता था। देखिए आगे, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से वस्त्र? बास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। जैसे आज हम अपन अंदर पहनते हैं तो जैसे बनियान वगैरह हो गई तो ये क्या हो गए? अंदर पहनने वाले। लेकिन उस समय जो अंदर पहनने वाले वस्त्र थे उसको क्या कहते थे? नीवी। क्या कहते थे? नीवी। तो आर्य कितने प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बास, अधिवास और उष्णीय। और अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ठीक है। तो ये भी एक बार आप लोग को नज़र मान लेना। जैसे योग के कौन है? योग दर्शन के पतंजलि हो गए, सांख्य के कपिल हो गए, न्याय के गौतम हो गए, ठीक है। ये मुख्य पर आप नज़र मार लेना। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गए प्रवर्तक।
वैसे के कणाद या उलूक हैं। अब आगे देखिए, आरों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, तो ये धूत्र कीड़ा, ठीक है, ये इनके क्या थे? मनोरंजन के साधन थे। तो जो आर्य थे, मतलब जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, ये इनके मनोरंजन अपना किस प्रकार से करते थे? तो ये संगीत के द्वारा, रथ दौड़ के द्वारा और घुड़दौड़ के द्वारा ये अपना क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन और कृषि था, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी, तो इनके जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करना इनका क्या था? मुख्य व्यवसाय था। गाय को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। तो गाय ये क्या थे? इन लोगों के लिए पूजनीय थे, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी और कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पर। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। जो यदि गाय को यदि हत्या कर देता था या गाय को घायल करता था, तो उस व्यक्ति के लिए मृत्युदंड दिया जाता था या उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था, और सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। याद रखना इस बात को। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, आर्यों के द्वारा सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। जो लोहा था उसको श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। वो व्यक्ति जो व्यापार के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते थे व्यापार करने के लिए, तो ऐसे लोगों को क्या कहते थे? पणी। क्या कहते थे? पणी। लेन देन के लिए उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी कि भैया एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। आज के समय में लेन देन के लिए क्या है? पैसा, कि भैया पैसा दो दूसरी वस्तु ले जाओ। लेकिन उस समय पैसा वगैरह नहीं चलते थे। उस समय लेन देन के लिए क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जैसे भैया आपके पास कोई दूसरी चीज़ है तो आप उसे अनाज को देकर उसको वो चीज़ ले लीजिए। तो ये ऐसी क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्तियों को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। आज के समय में जैसे साहूकार लोग होते हैं या बैंक वगैरह लोगों को ऋण देने का कार्य करती थी, तो उस समय के जो ऋण देने वाला या ब्याज देने वाला व्यक्ति था उसको इंग्लिश में शब्द है बैकनॉट और हिंदी में शब्द है सूदखोर क्या कहा जाता था, जो ब्याज या ऋण देने का लोगों को कार्य करता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो जो मनुष्य और देवता के बीच में कड़ी का कार्य करते थे, मतलब वह मध्यस्थता का कार्य करने वाले देवता के रूप में अग्नि की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। मतलब अग्नि जो है उसको पूजनीय था, अर्थात कि अग्नि मनुष्यों को और देवताओं को जोड़ने का कार्य करती है अग्नि देवता। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में या जो वैदिक सभ्यता थी उसमें सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? जो अपनी सरस्वती नदी है उसको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। जो अपना ऋग्वेद है तो इसमें गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है और सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब आप इस पर एक बार नज़र मान लीजिए। जो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है? जैसे कुंभ्रा का आधुनिक नाम क्या हो गया? कुर्रम। ठीक है। कुंभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, विपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक और गोमती का
गोमल, दृश्य धृति का घंगर, पुरुषणी का रावी और अस्किनी का चिनाब, ये और सुधृति का सतलज, ये क्या थी? इनके जो प्राचीन नाम और आज के नाम जो बदल गए हैं। तो ऋग्वैदिक काल में क्या प्राचीन नाम था और आज इन नदियों का क्या नाम है, आप एक बार इन पर नज़र मार लीजिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब क्या उत्तर वैदिक काल का समय आ गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर अब क्या हो जाता है? इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल के बारे में इतना, क्योंकि जो अपनी वैदिक सभ्यता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, जो वैदिक सभ्यता थी। अब हम इसी में जो उत्तर वैदिक काल है इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र के स्थान पर अब देवता का प्रमुख देवता का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया, ठीक है। आप इस पर एक बार नज़र मान लीजिए। ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता कौन कौन से थे? जैसे इंद्र इनका प्रमुख देवता था, संबंध किससे रखता? युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि, देवता एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता करने वाले, ठीक है। तो ये जैसे और विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, ठीक है। मूरत, आंधी तूफान का देवता। सोम, वनस्पतिक देवता। घौ, आकाश का देवता, ठीक है। तो ये क्या थे? इनके प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। आपने राजसूय यज्ञ सुना होगा, रामायण काल में राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का क्या किया जाता था? अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। अब देखिए इधर से उत्तर वैदिक काल में वर्ण मतलब कौन सा वर्ण होगा? पहले वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वो काय पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। जो जिस प्रकार का कर्म करता था, जैसे कोई यदि पढ़ने लिखाने का कर्म करता था या कोई पढ़ाता था, पूजा पाठ करता था, वो पंडित कहलाता था। व्यवसाय करता था वो वैश्य कहलाता था। जो देश की युद्ध वगैरह का सैनिक का कार्य करता था वो क्षत्रिय कहलाता था। और जो समाज के अन्य वर्गों को सेवा देते थे तो उन्हें क्या? शूद्र कहा जाता था। वो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वो कर्म पर आधारित थी। लेकिन अब क्या होने लगा? उत्तर वैदिक काल आते आते अब वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। अब मतलब जन्म के साथ ही उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है। मतलब भैया यदि तुम्हारा पिताजी शूद्र हैं तो तुम भी क्या? शूद्र कहे जाओगे। तुम्हारा जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा? शूद्र होगा। तो इस तरीके की वर्ण व्यवस्था आधारित, यदि तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण वर्ण से हैं तो तुम भी क्या? जिस बालक का जन्म होगा वो भी ब्राह्मण वर्ण का होगा। तो अब जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित हो गई थी? जन्म पर आधारित हो गई थी। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो उत्तर वैदिक काल में जो हल था, हल को क्या कहते थे? सिरा, और हल रेखा को सीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निषक और शतमान मुद्राएं क्या थी? मुद्रा की इकाइयाँ प्रचलित थी। और ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? उस समय मुद्रा की कोई ऐसी इकाई नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो मुद्रा की इकाइयाँ वो निष्क और शतमान जैसी मुद्राएं चलने लगी थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व 25, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। जिसमें प्रकृति क्या है? पहला
तत्व है। तो सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को क्या है संबोधित किया गया है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ये देखिए, इस पर और एक बार नजर मान लीजिए, क्या है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद ने से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो आप लोग लिखा देखते हैं, जो अपनी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका चिन्ह है, उसकी आप है उस पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। ठीक, ये हमने आपको बता ही दिया कि जो आर्य लोगों की आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते पहले क्या होता था? पत्थर वगैरह से, मिट्टी से मकान बनते थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते पहली बार पक्की ईंटों का क्या प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। महाकाव्य, दो महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण जैसे क्या थे? महाकाव्य थे। सभी को बच्चे को पता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का क्या, कौन सा? सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई भी महाकाव्य नहीं है महाभारत से बड़ा। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। आप लोग जब विवाह शादियां होती हैं तो गोत्र मिलाए जाते हैं, कुंडली में लिखा रहता है कौन से गोत्र से। तो गोत्र नामक संस्था का जन्म भी कब होता है? उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र नामक संस्था का क्या होता है? उदय होता है। अब देखिए, एक नोट लिखा है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र तथा वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ठीक है। तो वेदांत दर्शन के जो मौलिक ग्रंथ सूत्र हैं, ब्रह्मा सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायण ने इनकी क्या की थी? रचना की थी। तो दोस्तों, ये आज हमने जो अपनी वैदिक सभ्यता है इसके बारे में जाना। एक किस तरीके की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। एक बार हमने इसमें क्या पढ़ा है, एक बार हम आपको पूरा रिपीट करके बता देते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। इसके समय को एक कहलाता है उत्तर ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है। और अब हमने इसके बाद हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल के समय में कि जो आर्य थे वो प्रारंभ में पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। जो इनका मूल निवास, इन मैक्स मूलन ने कहा कि जो ये निवासी हैं ये मध्य एशिया में माना इनने, और इन्होंने कहा आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही क्या कहलाती है? वैदिक सभ्यता कहलाती है। जो ग्रामीण सभ्यता थी, मुख्य भाषा इन लोगों की संस्कृत थी, और आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई वो किसमें? कुल, ग्राम, विश्व और जन राष्ट्र में क्या हुई थी? बंधी हुई थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे, और गोचर व्यवस्था जो वाजपति होता था वो गोचर भूमि का क्या होता था? अधिकारी होता था। ये हमने आपको बताया था। और हमने आपको बताया कि उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 थी। ठीक है। और इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी अपने ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है। इसमें 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है। और जो आर्यों का ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। परिवार का मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियां यज्ञ जैसे कार्यों में भाग लेती थी। उस समय बाल विवाह जैसी प्रथाएं, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं क्या नहीं थी? प्रचलित नहीं थी। और
जो स्त्री जीवन भर कुंवारी रहती थी या विवाह नहीं करती थी उसको अमूजा कहा जाता था। आयरों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था जो वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, ये हम अभी उत्तर वैद जो अपना ऋग्वैदिक काल है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसमें बताए थे। ठीक है, आर्यों के 3 वस्त्रों के बारे में वर्णन किया गया था कि आर्य किस तरीके से बास, अधिवास, उष्णीय वन थे, इनके क्या थे, वस्त्र थे। और अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीप कहा जाता था। मनोरंजन के लिए ये लोग संगीत, रथ दौड़ और घोड़दौड़ जैसी मनोरंजन के इनके साधन थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय इनके लिए पवित्र थी और यदि कोई गाय की हत्या वगैरह कर देता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था या उसको देश के बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, इनके प्रमुख देवता इंद्र थे। इनका प्रिय पशु घोड़ा था और सबसे प्रिय देवता क्या थे, इंद्र थे। ठीक है, ये हमने आपको बताया। व्यवसाय के लिए जो लोग दूर दूर तक जाते थे उस व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन के लिए कोई अन्य मुद्रा नहीं थी, इसलिए ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। और जो ऋण देकर ब्याज देता था उसको बैकनाट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, ये हमने आपको बताया। और ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, सरस्वती नदी थी। अब आता है उत्तर वैदिक काल का समय। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो इनके मुख्य देवता हो गए थे वो हो गए थे प्रजापति। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ था वो किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में अब वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई थी। मतलब पहले क्या थी, कर्म आधारित थी, पहले व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन अब जन्म से ही क्या होने लगे थे, वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई थी। भैया तुमने जिस वर्ण में जन्म लिया है, यदि तुम्हारे पिताजी शुद्ध हैं तो तुम भी क्या होगे, शुद्ध रहोगे, चाहे तुम कार्य कोई भी करो। तो वर्ण व्यवस्था अब क्या होने लगी थी, जन्म पर आधारित होने लगी थी। और हमने आपको क्या बताया, इसमें बताया था कि सांख्य दर्शन में भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को क्या है, संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी लोगों को आर्य बनाने के लिए। उत्तर वैदिक काल के 2 नगर थे, कौशाम्बी और कौशाम्बी। उत्तर वैदिक काल के जो कौशाम्बी नगर है उसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। 2 महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था। और एक नोटल था, वेदांत दर्शन की मौलिक इकाई ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। तो ये था हमारी वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता थी, इसके बारे में जाना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि स्त्रियां आपके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगली क्लास में, और अगला अपना टॉपिक रहेगा महाजनपदों का उदय, अध्याय 5। ठीक है, तो तब जब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।